अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 पार्ट 2 मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। ये साइकिल को है इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वैसे बताया। पहले क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल होता है, उससे क्या हमें हासिल होता है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद है डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब आपका काम चल रहा है, जिस टाइम आपकी कुछ चीज़ें बनना शुरू हो गई हुई हैं, मशीनों में काम चल रहा है, तो वो ये उसके अंदर ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं वर्क इन प्रोसेस में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट। उसके वर्क इन प्रोसेस के बाद क्या होता है, आपकी चीज़ें क्या होती हैं, फिनिश हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, और उसके बाद उसको आप क्या कर देते हो, सेल कर देते हो। ये वैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर वो पूछ ले तो किसके बराबर होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवर हेड। ठीक है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कह दे तो आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलेगी। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, पीछे भी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। कौन कौन सी, मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। मटेरियल एंड सप्लाईज इन्वेंट्री के अंदर कौन सी इन्वेंट्री अशिया शामिल होती हैं, जो रॉ मटेरियल किसे कहते थे, जो अभी जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेस अभी नहीं हुआ, लाइक वुड, चमड़ा वगैरह वगैरह। इस तरह स्टोर आइटम्स, स्पेयर पार्ट्स and indirect material that are used in production. It is the cost, ये एक ऐसी cost होती है that represent unconsumed material and supplies lying in the store at the end of the reporting period, यानी कि स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यानी कि रॉ मटेरियल को जहाँ पे आप आगे तैयार होने के लिए भेज देते हो। दिस इज द इन्वेंट्री दैट सेमी फिनिश। इसका दूसरा क्या, इसके अंदर जो गुड्स हैं वो किस हालत में होती हैं, सेमी फिनिश्ड, यानी कि ना तो वो रॉ मटेरियल होता है ना वो फुल फिनिश होती हैं, दरमियान में काम होता है। इट इज़ द कॉस्ट दैट रिप्रेजेंट वर्क इन प्रोसेस, जो चीज़ बताती है कि काम अभी चल रहा है, अभी ये पूरी चीज़ तैयार नहीं हुई। तो जब वो बिल्कुल तैयार हो जाती है तो फिर, लेकिन वो कब तक रहती है, जब तक पूरी तैयार ना हो जाए। जब वो फिनिश हो जाए फिर वो अगले स्टेप में चली जाती है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में। दिस इज़ द इन्वेंट्री ऑफ कंप्लीटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल तैयार होगी, विच आर रेडी फॉर सेल, जो बेचने के लिए तैयार होती हैं। फिनिश गुड इन्वेंट्री इज द वैल्यू ऑफ दोज फुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट विच रिमेन्ड अनसोल्ड इन द रिपोर्टिंग पीरियड, जो भी आपने सोल्ड नहीं की। नीचे ये दोबारा से मैंने बताया हुआ है, मटेरियल एंड सप्लाईज के अंदर कौन क्या क्या आता है, डायरेक्ट सप्लाईज, इनडायरेक्ट सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, शिपिंग सप्लाईज। यानी कि डायरेक्ट सप्लाईज का क्या मतलब है, जो रॉ मटेरियल चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी प्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट सप्लाईज, उसके बाद ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज के अंदर कौन सी होती हैं, स्टेशनरी वगैरह, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कोई आप सप्लाई वगैरह लाए हो। शिपिंग के अंदर जो पैकेजिंग वगैरह या सेलिंग के लिए जो पैक वगैरह करते हो, उस पर जो सप्लाई वो जो आपकी हेल्प करती हैं चीज़ें। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, फिर फिनिश गुड्स। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये पहले एक सैंपल दिया हुआ है, ये सैंपल के अंदर पहले आपने क्या लिखना होता है, सैंपल कंपनी लिखना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखना है, फिर जो सा ईयर उसने कहा हुआ आपको क्वेश्चन में वो लिखना है। ये सारे स्ट्रक्चर के ना एक सेपरेट मार्क्स होते हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो ये सारा ऊपर सैंपल ऐसे, नीचे उसने एक ओवरऑल सैंपल बताया हुआ है। इनके अंदर से कोई चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, लेकिन उसने बताया हुआ है। पहले हम क्या बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसकी अमाउंट आपने इधर लिखनी है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री इधर। उसके बाद क्या लिखना है आपने, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम है परचेज रिटर्न। क्या नाम है रिटर्न आउटवर्ड का, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो इसमें से आपने माइनस करनी अगर दी हो तो। उसके बाद कैरिज इनवर्ड लिखना है, फिर अदर रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो इधर लिख के फिर ये सबको, यानी कि इसको इसमें माइनस करके इन बाकी तीनों को प्लस करके इधर लिख देनी है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी है इधर। फिर देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि वो इसके अंदर से इन दोनों के अमाउंट में से माइनस करके फिर आपने यहाँ पे लिखनी है। तो उसके बाद डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट कॉस्ट। तो फिर आपके पास ये जब सबको, ये जितनी भी इधर है सबको प्लस कर लोगे तो आपके पास निकला आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का पीछे भी मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या करते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड को, डायरेक्ट लेबर को और अदर डायरेक्ट कॉस्ट को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आती है, प्राइम कॉस्ट निकल आती है। लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, पावर एंड फ्यूल, यानी कि यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें लिखनी हैं जो बनाने के दौरान आपके खर्चे वगैरह हो रहे हैं। और यहाँ पे आपने वो लिखने हैं जो फैक्ट्री के अंदर जो सारा कुछ
जो सेलिंग के दौरान या बाकी बाद में जो खर्चे वगैरह हो रहे हैं वो यहाँ पे सारे आएंगे। तो आपके पास क्या निकलाएगा, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, क्या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट निकलाएगी। उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, टोटल कॉस्ट पुट इन प्रोसेस, ठीक है, जो ब्रैकेट में दिए हैं उनको आपने क्या करना है माइनस। अब आप ये पूरा क्वेश्चन ना दे तो वो थोड़ा थोड़ा दे सकता है, प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं, इनमें से कुछ वैल्यू देके वो कहे प्राइम कॉस्ट, तो इसी प्रोसेस से आपने क्या फाइंड कर लेना है, प्राइम कॉस्ट फाइंड करें। इसलिए प्राइम कॉस्ट देके या कोई और चीज़ें देके वो ये चीज़ कह ले, तो किस तरह कोई ना कोई चीज़ देके वो क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, अगर पूरा लेंथी क्वेश्चन ना दे। वो ऊपर बनाया था ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का स्ट्रक्चर, ये है ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी होती है, जो रेडी चीज़ें होती हैं और हम सेल करने के लिए तैयार होती हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है, जिसको हमने शोरूम में ला के सेल कर देना है, ये उसका स्ट्रक्चर है सारा। उसके बाद नीचे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का ये, लेकिन है ना स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन शुरू करने से ना 10 मिनट पहले वीडियो पॉज करके स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। स्ट्रक्चर पहले याद करो, उसके बाद आगे काम चलना है, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट इज द कॉस्ट इन केयर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। कन्वर्जन, कन्वर्ट का मतलब है बदलना, तो वो कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में जितने आपके दरमियान में पैसे लग रहे हैं, कॉस्ट लग रही है, उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को प्लस करोगे तो आपके पास क्या निकलेगी, कन्वर्जन कॉस्ट निकलेगी। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ऑफ संधू स्पोर्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट बनाना है, देखो सेम आपने सारा कुछ दिया हुआ है ऊपर से, तो ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। देखें पहले क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई थी 1500, वो 1500 सेकंड कॉलम में लिख लिया। उसके बाद स्टॉक ऑफ ड्रा मटेरियल, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि आप ये क्वेश्चन की आपको तब समझ लगे कि पहले आप स्ट्रक्चर ज़बानी याद कर लो, 5 या 10 मिनट लगा के उसको स्ट्रक्चर को याद कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन को करोगे ना तो उसके अंदर वैल्यू लिख के उसके अंदर वैल्यू पुट करना, जो नहीं होगा उसको छोड़ देना है। लेकिन ना स्टूडेंट ये आपने बड़े ध्यान के करना है, अक्सर कंफ्यूज करने वाली भी चीज़ें होती हैं, जैसे वेजीज है, वेजीज इधर भी है, ज़्यादातर वेजीज का लिंक होता है प्रोडक्शन के साथ, तो लेकिन बाज़ औक़ात अगर वेजीज किसी चीज़ के इनडायरेक्ट चीज़ के लिए दी जाए या किसी और चीज़ के लिए दी जाए जो बाद की बात हो, प्रोडक्शन के बाद की, तो वो फिर किसके अंदर आएगी, फैक्ट्री ओवर हेड कॉस्ट के अंदर आएगी। तो इस तरह की जो चीज़ों कंफ्यूज करने के लिए दी जा सकती हैं, तो आपने डायरेक्ट एक लफ्ज़ से आइडिया नहीं कर लेना कि ये ऊपर आएगी ये नीचे आएगी, तो उसको पढ़ना है कि उसका लिंक प्रोडक्शन के साथ हो रहा है या सेलिंग के साथ हो रहा है। अगर प्रोडक्शन वगैरह के साथ है तो इस पोर्शन के अंदर आ जाएगी, अगर सेलिंग के साथ है तो नीचे आ जाएगा। ये चीज़ को आपने ध्यान रख के इसके अंदर जहाँ ब्रैकेट लगी हुई हैं उनको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है और बाकियों को प्लस कर देना है। और ना यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं दिया हुआ, तो इसलिए उसने ये अमाउंट वैसे लिख दिया है। और यही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस 2 में ना दिया हुआ है, सारा सेम क्वेश्चन वैसे ही है, तो प्रैक्टिस को कॉपी पेस्ट वैसे क्वेश्चन है, बस ये 2 एंट्री, क्योंकि यहाँ पे उसने अमाउंट बता दी हुई है। प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 12,000, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दे दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दे दिया हुआ है। तो बस आपने वो लिखना है कि ओपनिंग जो पीछे आ गया था टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, उसके अंदर ओपनिंग प्लस कर देनी है और जो क्लोजिंग है वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या निकलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऊपर तक वैसे ही था सेम, बस ये 2 एंट्रियाँ इसके अंदर नहीं थी। लेकिन फिर मेरी एडवाइस है पहले आपने वो अच्छी तरह करना है, उसके बाद ज़बानी करोगे तो बड़ा ईजी है। नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा बहुत ईजी है। ओके, टेक केयर।